नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं लक्षद्वीप में भारत के दक्षिण पश्चिम तट से कुछ दूर अरब सागर में फैले हुए द्वीपों के एक खूबसूरत समूह में। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की सांस्कृतिक विविधता पर एक किताब के कुछ हिस्सों से ली गई है। तो हमारा इरादा है इन द्वीपों के भूगोल को समझना, उनके इतिहास को टटोलना, वहाँ की जो अनोखी संस्कृति है उसे जानना और आज वहाँ क्या चल रहा है उस पर बात करना। ऐसा लगता है कि सब कुछ कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा है ना? और शुरुआत नाम से ही करते हैं, लक्षद्वीप। ये नाम भी बड़ा दिलचस्प है। संस्कृत में लक्ष्य का मतलब 1,00,000 होता है, पर द्वीप तो यहाँ 36 ही है। तो एक मतलब तो ये है और दूसरा मतलब निकलता है लक्ष्य से, यानी मंजिल या कोई निशान। ऐसा कहते हैं कि पुराने जमाने में समुद्री यात्रियों के लिए ये द्वीप एक लैंडमार्क की तरह थे। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर लक्षद्वीप को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। ये द्वीप बने हैं मूंगा चट्टानों से, मतलब कोरल रीफ एटॉल्स से। हाँ, एटॉल्स मतलब समुद्र के बीच में एक रिंग जैसी जमीन और बीच में शांत पानी का लैगून। सही। और जमीनी एरिया बहुत ही कम है, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। हाँ, जमीन भले ही कम हो लेकिन इनका जो समुद्री इलाका है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब लैगूनी करीब 4,200 वर्ग किलोमीटर के हैं, फिर प्रादेशिक जल करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर और इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो तो लगभग 4,00,000 वर्ग किलोमीटर का है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। और ये समुद्री क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए बहुत मायने रखता है, अर्थव्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, हर लिहाज से। और प्रशासन की बात करें तो ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, यूनियन टेरिटरी। और इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार देखती है, एक प्रशासक के जरिए। हेडक्वार्टर कवरत्ती में है, पहले शायद कोझिकोड में था। हाँ, 1964 तक कोझिकोड यानी कालीकट में था, फिर कवरत्ती लाया गया। और आबादी 2011 में तो सिर्फ 64,000 के आसपास थी, लेकिन जमीन कम होने से जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा, 2,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ऊपर। यह अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। इतने छोटे द्वीपों पर इतनी आबादी, मतलब संसाधनों पर दबाव। सही कहा। इसीलिए वहां हर चीज का प्रबंधन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और कुल 36 द्वीपों में से सिर्फ 10 पर ही लोग बसे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ 10 पर? हाँ, और इन बसे हुए द्वीपों को भी 3 ग्रुप में बांटते हैं, लक्काद्वीप, अमिनदीवी और सबसे दक्षिण में थोड़ा अलग थलग सा मिनिकॉय। सब में कुछ बातें एक जैसी हैं, पर थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी है। और मुख्य भूमि से कनेक्शन कैसा है? केरल तट से दूरी भी अच्छी खासी है, 200 से 400 किलोमीटर। हाँ, कनेक्टिविटी एक बड़ा सवाल है हमेशा से। पहुंचना आसान नहीं होगा। ज्यादातर तो जहाज से ही जाते होंगे, कोच्चि या मंगलुरु से। बिल्कुल, और उसमें काफी समय लगता है। करीब 18 घंटे लग जाते हैं कोच्चि से कवरत्ती या मिनिकॉय पहुंचने में। बाप रे, 18 घंटे? हाँ, एमवी कवरत्ती, एमवी कोरल्स जैसे जहाज चलते हैं। हवाई रास्ता सिर्फ अगाती द्वीप तक है, वहीं एक हवाई पट्टी है। और द्वीपों के बीच में आने जाने के लिए? उसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा है, लेकिन जाहिर है मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। ये भौगोलिक दूरी ही शायद इतिहास और संस्कृति को इतना खास बनाती है। तो जरा इतिहास की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि शुरुआती इतिहास तो थोड़ा धुंधला है। हाँ, द्वीपों के साथ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कुछ सबूत मिले हैं कि शायद 6ठी-7वीं सदी में यहाँ बौद्ध लोग रहते थे। अच्छा, बौद्ध। हाँ, ऐसे कुछ संकेत हैं। और उसके बाद फिर इस्लाम आया। माना जाता है कि अरब संत उबैदुल्ला थे, वो इस्लाम लेकर आए। और फिर अलग अलग शासकों का नियंत्रण रहा होगा। हाँ, समय समय पर कभी मालाबार तट के राजाओं का, फिर टीपू सुल्तान का भी जिक्र आता है, और फिर अंग्रेज। ये शायद इनके लोकेशन की वजह से समुद्री रास्तों पर थे। बिल्कुल, सामरिक महत्व था इनका। आखिरकार आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को इन सब द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और लक्षद्वीप नाम कब मिला? वो मिला 1973 में। और जैसा आपने कहा, नाम का मतलब चाहे लाख द्वीप हो या समुद्री यात्रियों का लक्ष्य, ये इनकी पहचान से जुड़ा है। इस भूगोल और इतिहास ने मिलकर यहाँ की संस्कृति को बड़ा रंगीन बनाया है। भाषा को ही लें। हाँ, भाषा भी काफी विविध है। मिनिकॉय को छोड़ दें तो बाकी सब जगह मलयालम का असर है। हालांकि वो थोड़ी अलग है, उसे जसेरी यानी द्वीप भाषा कहते हैं। सही, लेकिन मिनिकॉय एकदम अलग है। वहां महल भाषा बोली जाती है। महल?
ये कहाँ से आई? ये मालदीव की जो भाषा है दिवेही, उसके बहुत करीब है। ये दिखाता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितने पुराने और गहरे रिश्ते रहे होंगे। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही द्वीप समूह में इतनी भाषाई विविधता। हाँ, ये जसेरी और महल का होना ये स्थानीय पहचान को मजबूत करता है। अच्छा, और खाने पीने में स्रोत तो साफ कहते हैं नारियल और टूना मछली। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ ये दोनों चीजें खूब मिलती हैं, तो जाहिर है ज्यादातर खाने की चीजें इन्हीं से बनती हैं। मतलब नॉन वेज खाना ज्यादा है, समुद्री भोजन। ये दिखाता है कि कैसे लोग अपने आसपास की चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। एकदम। ये भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के पर्यावरण और संसाधनों का आईना है। और धर्म स्रोत बताते हैं कि 95% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। हाँ, इस्लाम यहाँ प्रमुख धर्म है। तो फिर ईद उल फितर, बकरीद, मिलादुन नबी जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनते होंगे। बिल्कुल, ये त्योहार वहाँ के सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा है। हर द्वीप पर मस्जिदें हैं, अकेले कवरत्ती में ही कोई 50 के करीब। 50 कवरत्ती में? हाँ, और उनमें उजरा मस्जिद का जिक्र आता है, जिसकी लकड़ी की नक्काशी देखने लायक है। अच्छा, स्रोत में ये भी लिखा है कि मस्जिद के पास एक तालाब है जिसके पानी में लोग मानते हैं कि बीमारी ठीक करने की शक्ति है। हाँ, ऐसी मान्यताएं होती हैं। ये त्योहार और धार्मिक स्थल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और राष्ट्रीय त्योहार भी मनाते होंगे। हाँ, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और खास तौर पर 1 नवंबर को लक्षद्वीप दिवस, ये सब भी पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। स्रोत में अटोलू ईद यानी द्वीप महोत्सव और राष्ट्रीय मिनिकॉय उत्सव का भी जिक्र है। ये शायद संस्कृति और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए हैं। एक और दिलचस्प बात स्रोत में लिखी है कि यहाँ के लोक नृत्य और गीत केरल के मप्पिला समुदाय से मिलते जुलते हैं। हाँ, वो जुड़ाव साफ दिखता है। मप्पिला समुदाय के साथ लक्षद्वीप के पुराने समुद्री और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। और एक बात और, यहाँ ज्यादातर नाच गाने समूह में होते हैं, अकेले या जोड़ी में कम। अच्छा, समूह में क्यों? ये शायद उस सामुदायिक भावना को दिखाता है जो द्वीप जीवन का हिस्सा है। कला यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी, प्रकृति और इतिहास से जुड़ी हुई है। कुछ खास नृत्यों के नाम भी हैं स्रोत में, जैसे कोलकाली। ये क्या होता है? हाँ, कोलकाली। कोल मतलब डंडा। ये पुरुष करते हैं, हाथों में डंडे लेकर गोल घेरे में नाचते हैं। धीरे धीरे शुरू होता है, फिर तेज हो जाता है। और एक परिचकली भी है, ढाल तलवार के साथ। हाँ, परिचकली, वो भी पुरुष करते हैं। तलवार और ढाल लकड़ी के होते हैं। ये एक तरह की मार्शल आर्ट जैसा है। इसमें पुराने योद्धाओं की वीरता के गीत गाए जाते हैं। ये भी धीमा शुरू होकर तेज होता है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं में बंदिया बहुत लोकप्रिय है। रंगीन घड़ों के साथ नाचती हैं। कहते हैं ये घड़े पहले पानी लाने के काम आते थे। शायद नृत्य में दुल्हन की भावनाओं को दिखाते हैं। अच्छा, और शादी ब्याह में ओपनमा का भी जिक्र है? हाँ, ओपना। दुल्हन की सहेलियां सज धज कर मेहंदी लगाने के बाद दुल्हन के चारों ओर गाती नाचती हैं। और मिनिकॉय का अपना खास नृत्य है लावा। हाँ, लावा मिनिकॉय का है और इसे सिर्फ पुरुष करते हैं। ये सब वहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़े हैं। ये कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्कृति को जिंदा रखने का तरीका है। बिल्कुल। और यही बात शायद शिल्पकला पर भी लागू होती है। स्रोत में ओडम नाम की नाव बनाने वाले कारीगरों का जिक्र है। हाँ, ओडम एक खास तरह की नाव है जो वहाँ बनती है। और नारियल लगता है, वहाँ नारियल का कुछ भी बेकार नहीं जाता। सही कहा। नारियल के रेशे से रस्सी, चटाई और भी न जाने क्या क्या। स्रोत में अरावना नाम के छोटे ढोल का भी जिक्र है, जिसे लड़कियां नाचते समय पकड़ती हैं। वाह, मतलब पूरी तरह आत्मनिर्भर। हाँ, ये साधन संपन्नता द्वीप जीवन की सच्चाई है। जब चीजें कम हों और आप दूर हों, तो आपको अपने आसपास की हर चीज का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। लेकिन ये पारंपरिक जीवन अब आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना भी कर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि लक्षद्वीप अब सस्टेनेबल टूरिज्म यानी टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, टिकाऊ शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। अगाती, बंगारम, कल्पेनी, कदमत, कवरत्ती, मिनिकॉय जैसे द्वीपों में पर्यटन विकसित किया गया है। लैगून, मछलियाँ, वाटर स्पोर्ट्स, ये सब सैलानियों को आकर्षित करते हैं। हाँ, लेकिन ये पर्यावरण बहुत नाजुक है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इन निचले द्वीपों पर बहुत ज्यादा है। समुद्र का स्तर बढ़ा तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, वो मालदीव वाला उदाहरण याद है जिन्होंने पानी के नीचे कैबिनेट मीटिंग की थी। वही बात, ये खतरा लक्षद्वीप के लिए भी उतना ही सच है।
तो शायद इसीलिए पर्यटकों की संख्या को सीमित रखा जाता है, परमिट वगैरह लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सभी पर्यटकों को प्रशासन से परमिट लेना होता है और विदेशी पर्यटक तो बस कुछ ही द्वीपों पर जा सकते हैं। ये एक तरह से जरूरी भी रखता है इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, ये पर्यटन से होने वाले फायदे और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। आसान नहीं है पर जरूरी है। तो हमने आज लक्षद्वीप के कई रंग देखे, वहाँ का भूगोल, इतिहास, मिलीजुली संस्कृति, समुद्र पर निर्भरता, वहाँ की कलाएं और आज की चुनौतियां और विकास। स्रोत में राज्य प्रतीकों को भी जिक्र था, बटरफ्लाई फिश, सूटी टर्न पक्षी और ब्रेड फ्रूट पेड़। हाँ, ये भी उनकी अपनी पहचान का हिस्सा है। और 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में लक्षद्वीप की झांकी भी निकली थी। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी पहचान बन रही है। सच में, लक्षद्वीप परंपरा, विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही नाजुक रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये संतुलन साधना ही अपने आप में सीखने लायक है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या लक्षद्वीप जैसे छोटे दूर दराज के द्वीप समुदाय जो इतने खास तरह के दबाव झेल रहे हैं, हमें मतलब बाकी दुनिया को मुश्किलों का सामना करने, कम में गुजारा करने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? क्या पता यही उनके नाम के लक्ष्य वाले अर्थ से जुड़ता हो, एक दिशा दिखाने वाला। सोचेगा जरूर।